हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, और इस संसाधन एवं विकास चैप्टर के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। और ये जो आपका चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर के जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर स्टूडेंट, आप लोगों को ये जो क्लास है संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारे के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। पूरे के पूरे चैप्टर को अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा देख लिया तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके 8 से 10 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। इस पूरी की पूरी क्लास को जब आप लोग देख लेंगे तो आपके यहाँ पर 8 से 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। और स्टूडेंट, हम ये गारंटी लेते हैं कि अगर आप लोगों ने सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हर साल ये जो आपका चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इस चैप्टर से हर साल सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्नों से ही 4 से 5 जो नंबर होते हैं वो बहुविकल्पी प्रश्नों में से हर साल संसाधन एवं विकास चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। हर साल इसी चैप्टर से ही 3 से 4 या 4 से 5, अगर आप लोगों की किस्मत अगर अच्छी है तो 4 प्रश्न तक संसाधन एवं विकास चैप्टर से अकेले ही प्रश्न बोर्ड पूछता है। तो चलिए सबसे पहले हम लाते हैं वो कौन से ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड हर साल पेपर में पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ, फिर हम लाएंगे इंपॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न, और फिर हम लाएंगे इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो पेपर में बार बार आते हैं। मेरा जो सबसे पहला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है। तो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, तो नंबर ए ऑप्शन दिया काली मृदा, नंबर बी ऑप्शन दिया है लाल मृदा, नंबर सी ऑप्शन दिया लेटराइट मृदा, नंबर डी ऑप्शन दिया जलोढ़ मृदा। तो इसका अब जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काली मृदा। तो इसका आप लोग सही कर लीजिए, काली मृदा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जो मेरा सेकंड प्रश्न है कि निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में हर साल आता है कि निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से। नंबर ए ऑप्शन दिया काली मृदा, नंबर बी ऑप्शन दिया लेटराइट मृदा, नंबर सी ऑप्शन दिया है पीली मृदा, नंबर डी ऑप्शन दिया सीमेंट। तो इसका आप देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट। जो है ये एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, क्योंकि हम सीमेंट में कोई भी फसल को उगा नहीं सकते और ना हम सीमेंट में किसी भी फसल की पैदावार अच्छे से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगला जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका संसाधन एवं विकास चैप्टर का, भूमि एक। अब देखिए यहाँ पर डॉट लिखा है और संसाधन है। तो यहाँ पर आप लोगों को भरना है कि भूमि कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है कि मानव निर्मित संसाधन है कि सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है कि इनमें से कोई नहीं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हर साल पेपर में आता है ये प्रश्न। तो इसका अब हम लोग सही कर लेंगे प्राकृतिक संसाधन है। तो भूमि एक कैसा संसाधन है, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पर लिख देंगे प्राकृतिक। अब अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में हर बार आता है कि किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, इसका आंसर देना है। तो अब 4 ऑप्शन पहले देखेंगे क्या क्या है। नंबर ए ऑप्शन दिया झारखंड, नंबर बी ऑप्शन दिया गुजरात, नंबर सी ऑप्शन दिया है राजस्थान, नंबर डी ऑप्शन दिया बिहार। अब इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात इससे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं कि निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है। अजैवीय संसाधन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब अजैवीय संसाधन क्या होते हैं। अजैवीय संसाधन उन्हें कहते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, जिनमें जीव नहीं होता है उन्हें हम अजैवीय संसाधन कहते हैं। अब बात करते हैं कौन अजैवीय संसाधन नहीं होता। नंबर ए ऑप्शन दिए पशु में जीव होता है, पशु में जीव होता है। पौधे में भी जीव होता है, पौधे बढ़ते हैं, पौधे में जीव होता है। नंबर सी ऑप्शन दिए मछलियों में भी जीव होता है, लेकिन चट्टानों में कोई जीव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका देखिए सही ऑप्शन कर लेंगे चट्टानी। तो चट्टानों में कोई भी जीवन नहीं होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जो अगला मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। नंबर ए ऑप्शन दिया गहन खेती, और नंबर बी ऑप्शन दिया है अधिक सिंचाई, नंबर सी ऑप्शन दिया वनोन्मूलन, और नंबर डी ऑप्शन दिया अति पशुचारण। अब इसका देखिए सही ऑप्शन क्या करेंगे, इसका सही ऑप्शन करेंगे अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई को सही करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बात करेंगे फिर अगला जो मेरा प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है।
अब पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन बताना है। तो नंबर ए ऑप्शन दिया पवन, नंबर बी ऑप्शन दिया जल, और नंबर सी ऑप्शन दिया हिमनद, नंबर डी ऑप्शन दिया पशुचारण। अब पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण इसका सही हो जाएगा नंबर सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, पूरा का पूरा ये पूरा सही होगा कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का कारण है सी ऑप्शन हिमनद। हिमनद को सही करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में हर साल आता है ये प्रश्न। अब बात करेंगे जो मेरा अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। अब बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है इसके 4 ऑप्शन। नंबर ए ऑप्शन दिया पवन ऊर्जा, नंबर बी ऑप्शन दिया जल, नंबर सी ऑप्शन दिया जीवाश्म ईंधन, नंबर डी ऑप्शन दिया वन। तो इसका हम लोग सही करेंगे जीवाश्म ईंधन। अब हम अब देख लीजिए, अब यहाँ पर अब आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ संसाधन एवं विकास के सिर्फ 8 ऐसे प्रश्न है जो हर साल यहीं से ही पूछे जाते हैं, और इन 8 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 8 प्रश्न में से कोई भी बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ 8 प्रश्नों को सिर्फ याद कर लीजिए, और 8 प्रश्नों में से ही बोर्ड हर साल 2 से 3 या 3 से 4 प्रश्न सिर्फ 8 प्रश्नों में से ही हर साल पूछता है। तो अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके जो इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो मेरा पहला देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड हर साल इस प्रश्न को पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 3 राज्यों के नाम बताइए। यहाँ पर हमको 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, और इस मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। इसका आंसर देना, इसका जवाब देना, बताना कि इसका आंसर किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आंसर, और इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने अपने शब्दों में लिखा, जब आप लोग कॉपी से याद करेंगे या फिर आपके पास कोई भी किताब होगी, किताब से जब आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा ताकि बच्चे आसानी से याद कर सकें, क्योंकि स्टूडेंट मैं यहाँ पर जितनी भी चीजें बता रहा हूँ आपको सरल तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में जल्दी से आ जाए। तो अब हम इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। इसका आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट करिए कि काली मृदा का रंग कैसा होता है। तो काली मृदा का जो रंग होता है वो काला होता है। अब काली मृदा को हम रेंगुर मृदा भी कहते हैं, इसे रेंगर मृदा भी कहते हैं। तो काली मृदा को हम रेंगर मृदा भी कहते हैं। फिर प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया था कि यह काली मृदा पाई जाती है। 3 राज्यों के नाम बताने जहां पर काली मृदा पाई जाती है। तो वो 3 ऐसे राज्य देख लीजिए कहां जहां पर काली मृदा पाई जाती है। तो यह काली मृदा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर काली मृदा पाई जाती है। पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। तो इन 3 राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। इस तरह से आप लोगों का इसका आंसर लिखना है। फिर देखिए कि काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि अब प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं कि इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका हमको जवाब कैसे देना है। इसका हमको जवाब देना है कि काली मृदा की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा है। इस तरह से इसका आंसर लिखना है। और हम बात कर लेते हैं कि काली मृदा को हम किस तरह की मृदा कहते हैं। तो काली मृदा को हम कपासी मृदा भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का, जो मेरा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसके बारे में हमने अभी बात की है। और ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि जैव और अजैव संसाधन किन्हें कहते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जैव संसाधन हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जैव संसाधन, और जैव संसाधन के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, आंसर डालेंगे और लिखेंगे जैव संसाधन। वे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। वो सारे के सारे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं
और जिनमें जीवन होता है वो कैसे संसाधन कहलाते हैं, तो वो सारे के सारे जैव संसाधन कहलाते हैं। याद रखें कि स्टूडेंट फिर अगला देखते हैं, इसके कुछ हमसे उदाहरण भी पूछे गए थे। सबसे पहले हमको जैव संसाधन के उदाहरण लिखने, फिर हमको अजैव संसाधन के उदाहरण लिखने। तो बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पर हम जैव संसाधन के बारे में हमने क्या बताया। जैव संसाधन के बारे में हमने बताया कि जिनमें जीवन होता है या फिर जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं उनको हम जैव संसाधन कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण दे लीजिए, जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य में जीवन होता है ना। अब फिर बात करते हैं वनस्पति जगत, जैसे आपके जितने भी पेड़ पौधे हो गए वो सब वनस्पति जगत हो गए, वो भी हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, उनमें भी जीवन होता है। फिर अगली जो हेडिंग डालेंगे वो अगली हेडिंग डालेंगे कि अजैव संसाधन क्या होते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे कि अजैव संसाधन क्या होते हैं। इस हेडिंग को जल्दी से डाल लीजिए आप लोग। फिर अजैव संसाधन हेडिंग डालने के बाद इसमें लिखना भी स्टार्ट करेंगे। अजैव संसाधन देखिए वे सारे के सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जितने भी सारे संसाधन जो होते हैं वो जो निर्जीव वस्तुओं से जो बने होते हैं उनको हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे जितनी भी आपकी चट्टानें हो गई, चट्टानें जो होती है किनकी बनी होती हैं, तो चट्टानें जो होती हैं ये निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं। धातुएं जो होती हैं ये किसकी बनी होती हैं, तो धातुएं जो होती हैं निर्जीव वस्तुओं से बनी होती हैं। तो इस तरह से आप लोगों के पेपर में जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से आप लोगों को इसका आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं जो मेरा अगला जो प्रश्न है। इस प्रश्न को याद कर लीजिए, इस बार 2024 में जरूर पूछा जाएगा आपके पेपर में। प्रश्न कह रहा है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो इस पर टिप्पणी किस तरह से लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो चलिए बात करते हैं मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी किस तरह से लिखना है। देखिए भूमि की ऊपरी परत के हट जाने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भूमि है या फिर आपके पास कोई खेत है और खेत की ऊपरी परत अगर हट जाती है तो उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो मृदा अपरदन जो होता है वो किसके कारण होता है। तो मृदा अपरदन तेज बहने वाला और तेज चलने वाली हवा के कारण होता है। तेज बहने वाला जल, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बहने वाला जल है, अगर कोई आप मान लीजिए कोई अगर बारिश हुई है, बारिश के कारण अगर मृदा की अगर ऊपरी परत अगर हट जाती है तो उससे क्या होता है कि उसी को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, देखिए और आगे बात करते हैं। आप लोग लिखते भी चलिए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। देखिए तेज बहने वाला जल या जो बरसात का जो पानी होता है, तेज बहने वाला जल या जो बरसात का जो पानी होता है वो पानी क्या करता है, वो पानी भूमि या फिर खेत कह सकते हैं, भूमि या फिर खेत की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो पानी जो होता है वो क्या करता है कि भूमि या फिर खेत की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जिसके कारण भूमि में फसलों की पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि भूमि की ऊपरी परत उपजाऊ होती है। तो भूमि की जो ऊपरी परत जो होती है वो उपजाऊ होती है। अगर आप लोग क्या करेंगे कि किसी भी भूमि की अगर आप लोग ऊपरी परत को हटा देंगे तो वहां पर जो फसलों की जो पैदावार जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो ऊपरी परत जो होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। फिर बात करते हैं कि तेज चलने वाली हवाएं मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं, जिससे उपजाऊपन पर बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे। और ये जो आपका प्रश्न नंबर जो था, प्रश्न नंबर आपका 3 था, इस प्रश्न नंबर 3 को सही से याद कर लेना, क्योंकि बार बार पेपर में पूछा जाता है। पूरा का पूरा प्रश्न याद कर लेना, कहीं पर भी मत छोड़ना। जितने पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ये पूरा का पूरा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हर साल इसी चैप्टर से 8 से 10 नंबर हर साल इसी चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। तो अगला मेरा लघु उत्तरी प्रश्न क्या कह रहा है, अगला अब हम लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि ये प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। इस प्रश्न को देखेंगे कि जो आपकी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जितने भी आपके पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। अब जिस तरह से जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि वहां पर जो मृदाएं जो होती हैं वो वहां पर मृदा अपरदन ज्यादा होता है, तो उससे मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए वहां पर क्या कदम उठाने चाहिए। तो इसका आंसर लिखना है, किस तरह से इसका आंसर लिखेंगे देखिए यहाँ पर कि मृदा की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर मृदा कट जाती है और या फिर कोई मृदा अगर बह जाती है
तो उसी प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहेंगे। फिर इसका आंसर लिखेंगे और आगे लिखेंगे। अब इस आगे लिखेंगे कि मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाए गए। तो क्या क्या कदम उठाए गए वो थोड़े कदम भी देख लीजिए। कौन कौन से ऐसे कदम है जो मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्न कदम उठाए गए। तो पहला मेरा कदम है क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। आपको स्टूडेंट अगर आपको पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आपको मृदा अपरदन को रोकना है तो वहां पर क्या करें, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो वृक्षों की जो जड़ें जो होती हैं ये क्या करती हैं, वृक्षों की जड़ें मृदा को पकड़े रखती हैं। समझ में आया कि वो जो वृक्षों की जड़ें जो होती हैं क्या करती हैं, मृदा को पकड़े रखती हैं और मृदा को बहने व कटने से रोकती हैं। तो अधिक से अधिक पहाड़ी क्षेत्रों में वृक्षों को लगाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा ये, है ना, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में लिखा ताकि मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से अच्छे भाषा में समझ में आ जाए, वो लोग पेपर में अच्छे से लिख सकें। फिर देखिए यहाँ पर मैंने अगला जो मैंने दूसरा डालेंगे यहाँ पर कि पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाएं। पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाएं। ये मिट्टी का पानी के माध्यम से बहाव कम करती हैं। क्या करें, जितनी भी आपके पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेत जो होते हैं, खेतों के बीच में क्या करना चाहिए, खेतों के बीच में जो फसल जो होती है, फसलों के बीच में क्या करना चाहिए, घास की थोड़ी थोड़ी पट्टियां उगा देनी चाहिए। तो घास की पट्टियां जो क्या करती हैं, वो मृदा की जो बहाव जो होता है, मृदा का पानी जो बहता है तो वो भूमि की मिट्टी का जो बहाव होता है, मिट्टी का बहाव को कम कर देती हैं। फिर अगला जो मेरा तीसरा कारण है, तीसरा जो मेरा कदम है क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। जो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती की जानी चाहिए। तो सीढ़ीदार खेती क्या होता है, सीढ़ीदार खेती का मतलब समझ लीजिए कि सीढ़ीदार खेती में छोटे छोटे खेत बने होते हैं। तो छोटे छोटे खेत बने होते हैं सीढ़ीदार, जैसे आप लोगों ने सीढ़ी तो देखी होगी, तो सीढ़ी आप लोगों ने देखी होगी किस तरह से सीढ़ी होती है, इस तरह से सीढ़ी होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे खेत बने होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सीढ़ीदार खेती। फिर अगला मेरा चौथा है कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये थे आपके 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न। अब हम बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। तो मेरा पहला दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मेरा पहला दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन करो। पेपर में हर साल ये प्रश्न आता ही आता है। फिर बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन करो। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में ये भी हर साल आता है। फिर बात करेंगे कि यहाँ पर प्रश्न नंबर जो मेरा तीसरा है, प्रश्न नंबर तीसरा कि कोई दो मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में हर साल आते हैं। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।